हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आज का लेक्चर है रेजोनेंस एंड बेंड्स रूल। आई होप रेजोनेंस ये टर्म जो है क्लास 11 12 में हर स्टूडेंट सुने होंगे, है ना। बेंड्स रूल में भी बहुत कोई नहीं सुने होंगे, जो एडवांस के लिए तैयारी किए होंगे वो लोग में भी बेंड्स रूल नाम सुने होंगे, पर रेजोनेंस तो हर एक बच्चा नाम सुना होगा और हर एक बच्चा इससे परेशान होगा। तो चलो आज रेजोनेंस के गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं, है ना। तो सबसे पहले चीज समझना रेजोनेंस होता क्या है। बहुत कोई यही चीज समझ नहीं आता रेजोनेंस क्या होता है, बस बोलते आते हैं कि एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, दिस दैट दिस, कुछ नहीं। सिंपल से एक वर्ड से समझ, मीनिंग से समझते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है या एक लड़का है जो खुद अपना खर्चा निकालता है, मतलब पढ़ने का भी और काम भी करता है। ऑब्वियस खर्चा निकालने का मतलब खुद काम करता होगा। तो जब वो पढ़ता है तो उसके पढ़ने वाला प्रॉपर्टी सबको दिखता होगा, और जब वो काम करता है तो उसका काम करने वाला प्रॉपर्टी सबको दिखता होगा। बट एट ए टाइम दोनों तो दिख नहीं सकता है ना। भले सेम इंसान है पर दो प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, काम करने का और पढ़ने का। तो जब कोई काम कर रहा है, हाँ भाई ये काम कर रहा है, तब वो पढ़ेगा नहीं। काम करते करते तो पढ़ेगा नहीं, बहुत कम ऐसे पॉसिबल होता है। या फिर जब पढ़ता है तो पढ़ता है। एक ही इंसान का दो प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए दो अलग अलग स्ट्रक्चर हमको दिखना पड़ेगा ना। उसी तरह मॉलिक्यूल भी अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई बात समझ में। और जब दो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं तो उससे एक बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, बहुत कम मिक्सिंग है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप थोड़ा बहुत से समझ में चीजें आई होंगी, है ना। चलो देखते हैं। Whenever a single living structure cannot explain all the properties of a molecule accurately, the molecule is then supposed to have many structures, है ना, many structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons. That different individual structures are called resonating structures or canonical form. या फिर बहुत जगह तुमको contributing structures भी दिखेंगे, ठीक है। This phenomenon is called resonance, and the actual structure is in between these resonating structures is called resonance hybrid. Clear? अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। उसी को मैंने यहां लिखा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल व्हाइल रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया एग्जांपल के तौर पे ओजोन O3, जैसे O के बीच में डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। जब इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे हमेशा डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है तो ध्यान देना, अब यहां डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब डबल बॉन्ड यहां से लेके इस यहां तक फॉलो कर रहा है, उसी को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। देखो डबल बॉन्ड कहां से है, यहां पे भी है, यहां पे भी, डॉटेड लाइन। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो ओजोन में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ना तो वो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड। आई बात समझ में। कुछ बॉन्ड लेंथ से ये भी चीज समझ में आ रहा है, बॉन्ड लेंथ से तुमको ये चीज समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने बॉन्ड लेंथ का डाटा दिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CO2 ये भी है, CO2 ये भी है, CO2 ये भी है, ठीक है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहां से एक आता है रेजोनेंस एनर्जी। आई होप सबको सुने होंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो याद रखना रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल फॉर्म है और रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। मान लो किसी के पास तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना तीनों का एनर्जी एक जैसा हो, किसी का एनर्जी ज्यादा होगा, किसी का एनर्जी कम होगा। आई बात समझ में। तो जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ रेजोनेंस एनर्जी, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आई वो बात। मतलब इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब ये एक एनर्जी है जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। मतलब अगर कहीं रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा,
समझ में आ रही होगी बात। तो वही चीज मैंने, हायर इज द एनर्जी रिलीज हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, या जो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो उसका भी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ध्यान देना। तो सबसे पहला क्या होता है कि भाई रेजोनेंस के चलते ना तो कोई मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड डबल हो पाता है और ना ही सिंगल रह पाता है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था ओजोन वाला, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में डबल बॉन्ड एक हेक्सागोनल रिंग रहता, अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल रहता है ना। तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो 134 पिकोमीटर का होता है और सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर सीसी का। ठीक है, बट जब हम इसका देखा जाता है, जब इसका रेजोनेंस के बाद इसका जो हाइब्रिड का जब बॉन्ड लेंथ देखा जाता है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सारे में 139 पिकोमीटर, ना कोई डबल ना कोई सिंगल। इसका मतलब रेजोनेंस क्या करता है, सबको एक जैसा कर देता है। ठीक है, रेजोनेंस के चलते। दूसरा क्या है भाई, ये क्या करता है, इट लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ सिंगल सीसी और अदर बॉन्ड इन रेजोनेंस हाइब्रिड। जब हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं वो क्या कर देता है, बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे, देखो यहाँ पे कितना है 148 पिकोमीटर, 128 कम कर दिया ना, समझ में आई बात, इसी को बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस throughout the surface of the molecule, it induces stability in the molecule as a whole, hence the molecule showing resonance are less reactive। मतलब जब हम लोग रेजोनेंस करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, डिलोकलाइजेशन या मूवमेंट होता है, और जितना ज्यादा मूव करेगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब जहां पे रेजोनेंस होगा वो सिस्टम लेस रिएक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, all resonating structures must have the same arrangement of atomic nuclei। मतलब जब हम लोग रेजोनेंस करेंगे तो एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब जहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है बट पोजीशन ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई शुड बी सेम। ठीक है, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम टोटल चार्ज। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहे तुम 2 बनाओ, 5 बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ओवरऑल जो चार्ज होगा वो मॉलिक्यूल पे सेम रहेगा। एटम पे चार्ज वेरी कर सकता है, किसी में प्लस है, मान लो एक में 2 अलग अलग में माइनस है, ठीक है, एक में। दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक में 2 माइनस है, एक में 0 है, तो ओवरऑल 2 माइनस ही रहना चाहिए, यह नहीं कि चार्ज ही चेंज हो जाए। आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। चलो, ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लो एक मॉलिक्यूल का 2 या 3 या 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसका स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन डाइपोलर स्ट्रक्चर। मतलब नॉन पोलर मतलब जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं हो, डाइपोलर मतलब 2 चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमेशा नॉन पोलर मोर स्टेबल होता है डाइपोलर से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, जिसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है वो मोर स्टेबल है देन जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड कम है। ठीक है, यही पॉइंट है। चलो, उसके बाद क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सिमिलर चार्जेस जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव अगल बगल में है, जैसे यहाँ नेगेटिव नेगेटिव अगल बगल में या कोई पॉजिटिव पॉजिटिव अगल बगल में, तो उस केस में उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो सबसे कम होगा, और इवन वो इतना अनस्टेबल होगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड में भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लो C डबल बॉन्ड O है, मान लो ये डबल बॉन्ड हटता है तो एक बार कार्बन पे पॉजिटिव, एक बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक बार कार्बन पे नेगेटिव, एक बार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, दोनों पॉसिबल है, अभी के लिए पॉसिबल है। बट रेजोनेंस बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज को
कंटेन करेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करेगा। इसीलिए ये मोर स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, when there are two equivalent structures, resonance stabilization is the greatest। अगर दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो 2-3 जगह में दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, तो उस केस में जिसमें रेजोनेंस है वो सबसे स्टेबल है। आई बात समझ में? क्लियर? उसमें रेजोनेंस को सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर इन विच चार्ज डिलोकलाइज्ड आर मोर स्टेबल देन दोज इन विच देयर इज चार्ज सेपरेशन। जहां पे चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो हमेशा मोर स्टेबल है देन जहां पे चार्ज का सेपरेशन। मान लो कहीं, जैसे एक एग्जांपल ही यहां पे दिए हैं, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, बट रेजोनेंस के चलते चार्ज आ गया और यहां पे नेगेटिव चार्ज है और रेजोनेंस के चलते चार्ज क्या हो गया, हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये मोर स्टेबल है देन दिस। समझ में आई बात? तो यही चीज बोला है, जहां चार्ज सेपरेशन रेजोनेंस के चलते कराया गया हो वो हमेशा लेस स्टेबल है देन चार्ज का स्प्रेड होना रेजोनेंस के चलते। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर इन विच देयर इज लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्ज आर मोर स्टेबल देन दोज विथ मोर चार्ज सेपरेशन। मान लो किसी स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोल रहे जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना कम स्टेबल होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है? तो यहां तक हो गया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है फेवरेबल कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कौन कौन सा रेजोनेंस का फेवरेबल कंडीशन है, ध्यान देना। सबसे पहला अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल होना चाहिए, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो देखो इस तरह से होता है, एक इधर मूव करेगा तो दूसरा यहां पे आके बैठेगा, नेगेटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज इधर फिर ये इधर। दूसरा, अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई एटम है, ध्यान रख सुनना अच्छे से, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई एटम है जिसपे लोन पेयर है तो वो फिर रेजोनेंस शो करेगा। अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे भी रेजोनेंस होगा कुछ इस तरह से। अगर डबल बॉन्ड के बगल में कोई नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे भी रेजोनेंस होगा कुछ इस तरह से। तो बेसिकली ये 4 क्राइटेरिया होते हैं रेजोनेंस को दिखाने का, ठीक है। तो ये सबको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, यहां पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिया है, ईमानदारी से घर में सिर्फ एक एक को लिखना है, ठीक है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से बनाना है। मैंने यहाँ पे कुछ बना दिया पर ईमानदारी से सबको एक ये 3 और उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से बनाना है। तो तुमको आई होप एक आइडिया हो जाएगी कैसे रेजोनेंस करना है, ठीक है। तो आई होप किसी को अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो आगे बढ़े अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज बेंड्स रूल। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें कि व्हाट डू मीन बाय बेंड्स रूल। तो देखो हम लोग टीबीपी शेप पढ़े थे, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसमें याद करो एक्सियल बॉन्ड होता था, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता था। हम लोग बोलते थे कि इक्वेटोरियल में ज्यादा स्पेस है, एक्सियल में कम है। क्यों? क्योंकि भाई वो 120 बॉन्ड एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री होता है। तो बेंड्स बोला कि भाई वहां तक तो मामला एकदम सही है, लोन पेयर फटाक से हम लोग बोलते थे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, बट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो वो कहां रहेगा। तो बेंड्स बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड बहुत अच्छे कुछ बात बोले। क्या क्या बोला वो बोला हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, हायर विल बी इट्स डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एटम टू विच इट इज बॉन्डेड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसी एटम का, तो जिससे वो जुड़ा हुआ रहेगा ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा उस एटम से, सेंट्रल एटम या जिस बॉन्डेड एटम से, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट जितना ज्यादा पी कैरेक्टर उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, सबको समझ में आया। और बहुत सिंपल सा बात है, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा। मेन उसका पॉइंट ये दोनों है, जरा गौर से दिल थाम के इत्मीनान से इस पॉइंट दोनों को समझना। A central atom directs more S character and less P character to the hybrid orbital directed toward less electronegative। मतलब अगर सेंट्रल एटम से कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो बेंट बोलता है, तो उस केस में सेंट्रल एटम अपना S कैरेक्टर ज्यादा देगा उस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींचने के लिए और P कैरेक्टर कम देगा। मतलब अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींचना है तो S कैरेक्टर ज्यादा देगा, P कैरेक्टर कम देगा। बट अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा P कैरेक्टर ज्यादा देगा और S कैरेक्टर कम देगा। यही दो पॉइंट है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया। फिर से समझना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो P कैरेक्टर ज्यादा देगा, S कैरेक्टर कम देगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, S कैरेक्टर ज्यादा देगा, P कैरेक्टर कम देगा। बहुत सिंपल है। इसी को रखते हुए वो इसी का एप्लीकेशन एक वो दिया TBP में। वो बोला TBP में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दोनों एक्सियल पे आएगा, वो कभी भी इक्वेटोरियल पे नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वही मेरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग व्हाई इन TBP मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है, अगर हम मान ले मेरा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो बेस है ना ये sp2 होता है। बेस क्या होता है? sp2। बेस क्या होता है? sp2। अभी एक P और D बचा हुआ है जो अबव और बिलो में, ये अबव और बिलो में क्या है? P एंड D, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो वो या तो इस पोजीशन पे आ सकता है, ये या तो इन दोनों में आ सकता है। अगर इसमें आता है, इसमें S कैरेक्टर है पर इसमें कोई S कैरेक्टर नहीं है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो कहां पे आएगा? जहां पे S कैरेक्टर कम होगा। इसीलिए एक्सियल पोजीशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है। कहां पे? इस पे। आई बात समझ में सबको? सबको क्लियर है? TBP में इसीलिए एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है क्योंकि वहां S कैरेक्टर कम है। क्लियर? अगर इतना कुछ नहीं लिखने मिले, नहीं याद रहे तो सीधा सीधी इसीलिए आता है क्योंकि वहां S कैरेक्टर कम है। समझ में आई बात? तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। सबको यहां तक क्लियर है? तो हम लोग आज रेजोनेंस और बेंड्स रूल खत्म कर दिए। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास चैनल को पहुंचाना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।